आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं? मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने जाना था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। 4 फैक्टर हमने पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचर ऑफ रिएक्टेंट, उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और लास्ट टाइम हमने जाना था टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे। समय की कमी के कारण हम कैटलिस्ट और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को डिस्कस नहीं कर पाए थे। आज हमारी इस वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 5वां जो फैक्टर है हमारा कैटलिस्ट, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो शुरू करते हैं, देखते हैं इसको। कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, उससे पहले हम ये जानते हैं कि कैटलिस्ट है क्या। तो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक वो सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। कैटलिस्ट दोनों प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। कैटलिस्ट में इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और कैटलिस्ट में डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कैटलिस्ट ऐसा है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है तो उस कैटलिस्ट को तो हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, वो पॉजिटिव कैटालिसिस प्रोसेस होगा। अगर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट, और वो नेगेटिव कैटालिसिस प्रोसेस होगा। मोस्टली हमारी जो रिएक्शंस होती हैं उनमें जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो हम कॉमनली ये कह देते हैं कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट में इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और कैटलिस्ट में ऑल्सो डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द कैटलिस्ट whether it causes positive catalysis or negative catalysis. Okay, so simply we can say that a catalyst, what is a catalyst? A catalyst is a substance, a species which alter the rate of reaction, which change the rate of reaction, which change the रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करे, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? कैटलिस्ट। और जनरली करते क्या है कैटलिस्ट? जनरली कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जनरली कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जनरली कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? बढ़ाएगा। ओके, नेक्स्ट वन। कैटलिस्ट की एक और खास बात होती है कि कभी भी कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को शुरू नहीं करवाता, वो सिर्फ रिएक्शन के अंदर जाता है, रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है और रिएक्शन के लास्ट में वो रीअपीयर हो जाता है, मतलब आपका समय मिल जाता है, रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता। तो कैटलिस्ट डज नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, ए कैटलिस्ट does not consume during the reaction. कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे जो कैटलिस्ट है वो आपकी स्पीड ऑफ रिएक्शंस को या रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करता है ना। जनरली हमने क्या लिखा है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है C12H22O11, इसका हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया। C12H22O11 वाटर, दैट इज सुक्रोज, और ये आपका वाटर हो गया। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपने पास बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, दैट इज योर ग्लूकोज एंड दैट इज योर फ्रक्टोज। हमने सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाया, सुक्रोज का हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया वाटर के साथ, बना क्या? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, C6H12O6 C6H12O6। इस रिएक्शन को जब हम करवाते हैं अगर विदाउट किसी कैटलिस्ट एंजाइम की प्रेजेंस में,
विदाउट एनी कैटलिस्ट हमने इस प्रोसेस को जब करवाया तो हमें यहाँ पर एक एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी, 6.12 किलोजूल पर मोल। इतना एनर्जी हमें इस रिएक्शन को देना पड़ता है। इस इसको जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, 6.12 किलोजूल पर मोल। 6.12 किलोजूल पर मोल एनर्जी हमें देनी पड़ेगी अगर इस प्रोसेस को हम करवाते हैं विदाउट एनी कैटलिस्ट। और अगर यही रिएक्शन हमने करवाया सेम C12H22O11 वाटर के साथ, दैट इज योर सुक्रोज, और ये आपका क्या हो गया, वाटर। सेम रिएक्शन है, ये विदाउट कैटलिस्ट और ये कैटलिस्ट। जब हम इसको करवाएंगे, कैटलिस्ट हमने लिया यहाँ पर H पॉजिटिव, जैसे कोई एसिड ले लिया, H पॉजिटिव एज ए कैटलिस्ट हमने लिया, प्रोडक्ट बनेगा यही आपका C6H12O6 प्लस C6H12O6, दैट इज योर ग्लूकोज एंड दैट इज योर फ्रक्टोज। ये तो आपका ग्लूकोज हो गया और ये क्या हो गया, आपका फ्रक्टोज हो गया। जब हम इस प्रोसेस को करवाते हैं इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है वो एनर्जी हमें इसके मुकाबले काफी कम देनी पड़ती है, लगभग 2.4 किलोजूल पर मोल की एनर्जी अब हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इस रिएक्शन में क्या यूज किया, एक सब्सटेंस H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव क्या है, एक फॉरेन सब्सटेंस है, एक फॉरेन सब्सटेंस है, मतलब हमने बाहर से ऐड किया है, एक फॉरेन सब्सटेंस है जो ना रिएक्टेंट में है ना प्रोडक्ट में है, बाहर से हमने इसको ऐड किया। और जैसे ही इस सब्सटेंस को हमने ऐड किया, हमारी जो स्पीड है रिएक्शन की वो तेज हो गई, जो कि हमें दिखता है ना, ये जल्दी से होगा और ये धीरे होगा। दैट इसकी अगर मैं रेट देखूंगा तो रेट विल बी स्लो। इसकी जो रेट आएगी इस रिएक्शन की, वो जो रेट आएगी वो कैसी आएगी, स्लो। और इस रिएक्शन की जो हम रेट देखेंगे तो वो जो रेट आएगी कैसी आएगी, फास्ट आएगी, क्योंकि इसके लिए एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ रही थी और यहाँ एनर्जी हमें कम देनी पड़ रही। तो कैटलिस्ट को अगर मैं और थोड़ा सा टेक्निकल वे में डिफाइन करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट क्या है, ए फॉरेन सब्सटेंस दैट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या है, ए फॉरेन सब्सटेंस दैट इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। जनरली क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। अब हम ये देखते हैं कि जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता कैसे है। तो आइए चेक करते हैं कि कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, उससे पहले हम एक छोटी सी टर्म्स जानते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, ये वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हम रिएक्टेंट को सप्लाई करते हैं, जिससे कि रिएक्टेंट की एनर्जी किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी हो जाए, और रिएक्टेंट आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में हमने जाना था टेम्परेचर में, टेम्परेचर के फैक्टर्स में, कि थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हम किसी भी रिएक्टेंट को देते हैं या किसी भी रिएक्टेंट की होनी चाहिए रिएक्टेंट से किस में बदलने के लिए, प्रोडक्ट में बदलने के लिए। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, जैसे मान लीजिए हमने एक ग्राफ बनाया है, तो इसमें किसी रिएक्टेंट की एनर्जी अगर इस लेवल तक होगी, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी हो, इसके लिए हम बाहर से कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे। वो बाहर से जो ये जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी दैट इज टू बी सप्लाइड, ये एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस एनर्जी को जब हम सप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी जो सप्लाई करते हैं इसी को क्या कहते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी।
ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द एक्स्ट्रा amount of energy which must be supplied to reactant to change into product, to change into प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्टेंट की एनर्जी जो हम किसी भी रिएक्टेंट को एक्स्ट्रा एनर्जी हम देंगे जिससे कि वो किस में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अब दो बातें आपको ध्यान रखनी है, सीधी सीधी। क्या बात ध्यान रखनी है? ये एक रिलेशन है, आप रिलेशन ही याद कर लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। Rate of reaction is inversely proportional to activation energy. That's the relation for the activation energy and rate of reaction. अगर rate of reaction ज़्यादा है, rate of reaction अगर ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी activation energy क्या होगी? कम होगी। और अगर rate of reaction कम है, अगर rate of reaction कम है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी। रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी कम, रेट ऑफ रिएक्शन कम, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम समझ सकते हैं कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो सीधी बात यह है अब कि जब हम किसी रिएक्शन को करवाते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जब हम किसी रिएक्शन को करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो कैटलिस्ट क्या करता है? लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। जब हम किसी प्रोसेस को करवाते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो कैटलिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। जब कैटलिस्ट रेट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? आपका ज्यादा हो जाएगा। हमने देखा ना एक्टिवेशन एनर्जी का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली। हम इस ग्राफ की सहायता से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने एक तरफ लिया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एक तरफ लिया है एनर्जी रिएक्टेंट की, ठीक है। तो अगर हम देखें एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, तो एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की ज्यादा है, लार्ज है। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी? इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी? स्लो। अगर यही सेम रिएक्शन है जिसमें सेम रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होना है? प्रोडक्ट पी में, और इसको हमने करवा लिया किसकी प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में अगर हमने ये रिएक्शन करवाया तो क्या करता है? ये कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है आपकी? यहाँ पर डिक्रीज, कम हो जाती है, इसके मुकाबले कम हो गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटलिस्ट रिएक्शन डिक्रीज। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो सीधी बात ये निकल के आई है कि कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो आई होप आपको ये कैटलिस्ट वाला फंडा क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर्स की तरफ जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, और वो है आपका एक्सपोजर टू रेडिएशंस या प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए उसको देखते हैं। हमारा लास्ट फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो है प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशंस रेट ऑफ रिएक्शंस को कैसे अफेक्ट करेंगी और किस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगी? तो पहली बात तो ये है कि जो रेडिएशंस हैं, है ना, अफेक्ट द रेट ऑफ ओनली फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो आपकी जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनकी रेट को रेडिएशंस अफेक्ट करती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या हैं सर? फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में होंगी। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोन मतलब प्रेजेंस ऑफ
सनलाइट, है ना। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होंगी? फोटोकेमिकल रिएक्शन आर द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो, सिर्फ उन्हीं को अफेक्ट करेंगी। अब इनको कैसे अफेक्ट करेंगे? तो सीधी सीधी बात है, एक गाना है पुरानी फिल्मों में कि धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, है ना। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। उसी के साथ रिलेट कर लो आप इसको। कैसे? अगर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ज़्यादा है तो रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि जितना ज़्यादा धूप होगा ना उतना ही रंग काला होगा, जितना तेज धूप होगा उतना ही रंग काला होगा। तो वैसे ही जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी रेडिएशंस की, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका? ज़्यादा होगा। ओके, तो सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? इंटेंसिटी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट रेडिएशंस की, उतनी ही ज्यादा क्या होगी आपकी? रेट ऑफ रिएक्शन होगी। इसको हम इससे भी देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन कॉन्सेप्ट ऑफ वन फोटोन वन मॉलिक्यूल, वन फोटोन वन मॉलिक्यूल कॉन्सेप्ट को अगर हम लागू करें तो उसके हिसाब से भी जितनी तेज इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे, तो उतने ही ज़्यादा रिएक्टेंट्स के साथ वो फोटॉन्स टकराएंगे, तो उतनी ज़्यादा रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ेगी, तो वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। दोबारा समझते हैं, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन वन फोटोन वन मॉलिक्यूल कॉन्सेप्ट, जितनी तेज इंटेंसिटी होगी रेडिएशंस की उतने ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे लाइट रेडिएशंस के, जितने ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ वो ट्रैप करेंगे, तो जिस उससे क्या होगी? ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी तो ज़्यादा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ओके, एग्जाम्पल चेक करते हैं इसका। जैसे अपने पास ये है H2 plus Cl2 that gives 2HCl। तो ये रिएक्शन अगर हम करवाएं डार्क में, डार्क मतलब बिल्कुल अंधेरा है, तो हम पाएंगे कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, हुआ ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ। ओके, अगर यही सेम रिएक्शन हमने करवाया डिफ्यूज्ड सनलाइट में, डिफ्यूज्ड सनलाइट, डिफ्यूज्ड सनलाइट, अगर यही रिएक्शन हम करवाते हैं डिफ्यूज्ड सनलाइट में, तो आपका रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन होगा स्लो, धीरे होगा। रिएक्शन होगा मतलब स्टार्ट तो हो गया रिएक्शन, ग्रीन सिग्नल मिल गया, ग्रीन सिग्नल मतलब रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन स्लो रेट पे हो रहा है। ओके, और अब थोड़ा देखते हैं कि अगर हम करें डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट अगर आई तो क्या होगा? तो डायरेक्ट सनलाइट में रेड सिग्नल आ जाएगा, है ना। रेड सिग्नल मतलब एक्सप्लोजिव, रिएक्ट एक्सप्लोजिव, रिएक्ट एक्सप्लोजिव मतलब ये बहुत फास्ट रिएक्ट करेंगे। अगर हम डार्क में रखेंगे तो रिएक्ट नहीं करेंगे, डिफ्यूज्ड सनलाइट में थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करेंगे, स्लो स्लो, और अगर डायरेक्ट सनलाइट मतलब फोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो उस केस में ज़्यादा रंग काला हो जाएगा, तो लाल सिग्नल आ जाएगा, उससे लाल हो जाएगी ना। तो डायरेक्ट सनलाइट में क्या हो जाएगा? रिएक्शन एक्सप्लोजिव। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक कॉमन ऑब्जर्वेशन और है जो इसका फैक्टर दिखाता है। हम देखते हैं कि हमारी जो फोटोग्राफिक फिल्म है, अगर हम उसको सनलाइट में रखते हैं तो सनलाइट में रखते ही वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। तो वो इसलिए क्योंकि जो आपका जो प्रोसेस है ब्लैक होने का फोटोग्राफी फिल्म का, फोटोग्राफी फिल्म में एक लेयर लगी होती है
एक सॉल्यूशन AgCl की, सिल्वर क्लोराइड की, और सिल्वर क्लोराइड जो है वो सलाइट की प्रेजेंस में वायलेंटली रिएक्ट कर मतलब डिसोसिएट हो जाता है, तो उसी वजह से वो जो आपकी फोटोग्राफी फिल्म है वो थोड़ी सी कैसे हो जाती है, डार्क हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं हमारे जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की तरफ। ओके, तो आप पढ़ते रहिए, अच्छे से घर पे रहिए और अपने नोट्स तैयार करते रहिए। अब हमने जो आपको काम करवाया है उसके रिगार्ड्स अगर कोई समस्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम अपनी पाठशाला को कैसे इम्प्रूव करें उसके बारे में भी आप अपने सजेशंस अपने कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, उनके ऊपर पूरा विचार विमर्श किया जाएगा। और धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।